गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद बहुत सारे लोगों को ये डर है कि क्या एमबीए 2024 में रेलेवेंट रहेगी भी या नहीं। एक बड़ी आयरॉनिक बात बताऊं, एक दिन मैंने बैठ के ना चैट जीपीटी से ये सवाल पूछा था कि क्या एमबीए आफ्टर एआई रेलेवेंट रहेगी, एंड इट इटसेल्फ सेड कि एमबीए इज वन ऑफ दोज एरियाज जो कि बहुत ही डिफिकल्ट एंड टू बी रिप्लेस्ड। उसके दो मेजर कारण हैं कि एक तो एमबीए में बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स यूज किए जाते हैं, और दूसरा जो डिसीजन मेकिंग आप एमबीए के बाद करते हो वो काफी कॉम्प्लेक्स इन नेचर होती है, जो एआई के लिए अभी करनी तो इतनी पॉसिबल नहीं है। सो एक चीज तो मुझे क्लियर है कि एमबीए के बाद मिलने वाली जॉब्स आर अ ग्रेट करियर ऑप्शन, बट आर दे अ गुड ऑप्शन फॉर यू और नॉट? दैट इज द क्वेश्चन जो हम इस वीडियो के अंदर आंसर करेंगे यूजिंग 4 एस्पेक्ट्स ऑफ एमबीए। पहला, आपका करियर कैसे ग्रो करेगा, कैसा दिखाई देगा। दूसरा, आपकी जॉब की क्या नेचर होगी, आपको करना क्या होगा। तीसरा, आपकी कितनी इनकम होगी, क्या लाइफस्टाइल रहेगा। एंड फोर्थ, आपकी पर्सनल ग्रोथ कितनी होगी। तो अब डिस्कस करते हैं कि एमबीए करनी किसको चाहिए बेसिस योर करियर प्लान। सबसे पहले, अगर आप अपनी जॉब की फील्ड चेंज करना चाहते हो, जैसे आप हो सकता है टेक में हो, आर्किटेक्ट हो, डॉक्टर हो, लेकिन अगर आप उस फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं हो और आप कुछ और करना चाहते हो, देन एन एमबीए कैन हेल्प यू। दूसरा, अगर आप अपने रोल में स्टक फील कर रहे हो और आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, जैसे अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो लेकिन आप सीटीओ बनना चाहते हो, अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हो लेकिन आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हो, देन एन एमबीए कैन हेल्प यू, क्योंकि वो आपको मैनेजरियल पोजीशन तक जल्दी लेके जाएगी। तीसरा, अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हो लेकिन आपको कॉर्पोरेट सेक्टर का एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप्स वगैरह की हुई हैं, या फिर कि आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो और आपके स्टार्टअप का बेस ऑलरेडी रेडी है, देन ऑल्सो यू कैन डू एन एमबीए। इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, दैट इज ऑलवेज बेटर देन डूइंग एन एमबीए जस्ट आफ्टर कॉलेज। आई एम सेइंग दिस इवन व्हेन आई वाज अ फ्रेशर, जब मैंने एक एमबीए कॉलेज ज्वाइन किया था। अब बात करते हैं कि आपका नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, यानी कि आपको करना क्या होगा। आप एक मैनेजर होगे तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपकी एक टीम होगी। सबसे पहले आपके ऊपर एक रिपोर्टिंग मैनेजर होगा जिनको आप आंसरेबल होगे, और वो जनरली बहुत हायर पोजीशन पे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो आईआईएम अहमदाबाद से ग्रेजुएट होने के बाद डायरेक्टली किसी स्टार्टअप के फाउंडर्स के अंडर काम कर रहे हैं। इसी तरह आपके कुछ सबॉर्डिनेट्स भी होंगे जिनसे आपको काम लेना होता है और जो आपको आंसरेबल होंगे। तो एक तरह से आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हो जैसे ही आप एमबीए के बाद किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो। दूसरी चीज, आपकी जॉब बिल्कुल भी मोनोटोनस नहीं होगी। हर दिन आपको एक अलग तरह का चैलेंज मिलेगा और बहुत सारे चैलेंजेस जरूर मिलेंगे। इसके अलावा जब आपको बिजनेस के अंदर कोई भी चैलेंज फेस करना पड़ेगा, आपको बहुत होलिस्टिकली उसके सॉल्यूशन सोचने पड़ेंगे। होलिस्टिकली का मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स और कंपनी के ओवरऑल गोल्स को ध्यान में रख के। इसीलिए जब आप किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में भी एमबीए करते हो, मान लो एमबीए इन फाइनेंस, तब भी आपको मार्केटिंग, ऑपरेशंस, एचआर, हर डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं इन योर फर्स्ट ईयर। फाइनल पॉइंट नेचर ऑफ वर्क के अंडर है कि आपकी जॉब बहुत हेक्टिक होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि आपको मिनिमम 10 से 12 घंटे देने पड़ेंगे अपनी जॉब में, और अगर आप फाइनेंस, कंसल्टिंग ऐसे डिमांडिंग रोल्स में हो तब शायद उससे ऊपर भी हो सकता है। अगर आप एमबीए के बाद जितने भी करियर ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हो ना कि एग्जैक्टली करना क्या होता है, देन आप आई क्वांटा के रिसोर्सेज को भी यूज कर सकते हो। आई क्वांटा इज अ कैट एंड एमबीए कोचिंग जिसने पिछले 5 साल में बहुत सारे आईआईएम कन्वर्ट्स दिए हैं, एंड आई हैव पार्टनर्ड विद देम फॉर दिस वीडियो टू शेयर मोर अबाउट देयर एमबीए ग्रुप्स। आई क्वांटा का कैट प्रिपरेशन फेसबुक ग्रुप इज द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ कैट एस्पिरेंट्स एंड ग्रेजुएट्स, जहां पे 350K मेंबर्स प्रेजेंट हैं। आप चाहे आई क्वांटा के स्टूडेंट हो या उनसे कोचिंग लेने के बारे में सोच रहे हो, आप फ्री ऑफ चार्ज वहां पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, एंड द कम्युनिटी विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देयर व्हाट्सएप ग्रुप्स, स्पेशली अगर आप कैट के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो। यू कैन गेट टू नो अबाउट देयर अपकमिंग classes वहां पे, and you can also get to learn from like-minded people about preparation as well as life after MBA. So आपके रेफरेंस के लिए I will add the links to all these groups in the pinned comment as well as description. आप जाके चेक कर सकते हो। तीसरा एस्पेक्ट होगा इनकम एंड लाइफस्टाइल का। सबसे पहले तो अगर आप करंटली जॉब कर रहे हो तो एमबीए के बाद जो जॉब होगी उसकी सैलरी में और आपकी करंट सैलरी में काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस होएगा। जैसे मैं रिसेंटली एक लड़की का एग्जांपल सुन रही थी जिसने कुछ साल पहले टियर 2 एमबीए कॉलेज ज्वाइन किया था।
उस समय जब उसने ज्वाइन किया था उसकी एग्जिस्टिंग सैलरी थी 3.5 lakhs, लेकिन ज्वाइन करने के बाद जो उसको जॉब मिली सबसे पहले दैट वाज 27 lakhs पर एनम की। दूसरा केस होता है, मान लो आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हो, आपको जस्ट कॉलेज के बाद जो सैलरी मिलेगी आफ्टर एमबीए दैट इज गोइंग टू बी समथिंग जो आपने कॉलेज के बाद इमेजिन भी नहीं की होगी। जैसे मैं बीकॉम ऑनर्स फ्रेशर थी तो मुझे फर्स्ट पैकेज जो मिला था दैट वाज 28 lakhs पर एनम का, जो कि मेरे कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद मुझे कोई चांस नहीं है दूर दूर तक के मुझे वो सैलरी मिल पाती। तीसरा केस है, अगर आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से आ रहे हो और आपको ऑलरेडी इतना अच्छा पैकेज मिल चुका है, जैसे जो आईआईटीएंस होते हैं उनका पैकेज कई बार ऑलरेडी 30 लाख 35 लाख का होता है, लेकिन एमबीए करने के बाद शायद उनकी सैलरी 25 या 30 लाख की हो, तो क्या उनको एमबीए करनी चाहिए? डेफिनेटली यस। उसका कारण ये है कि आप आईआईटी के बाद जो करियर ग्रोथ देखोगे वो एमबीए के बाद की करियर ग्रोथ जैसी नहीं होगी। ये जरूर हो सकता है कि अगर आप टेक की कोर जॉब में ही रहो तो आपका पैकेज एक मैनेजर से बहुत ज्यादा हो, लेकिन अगर आप सी सूट लेवल तक पहुंचना चाहते हो, यानी कि अगर आप सीईओ बनना चाहते हो, सीएफओ, सीएमओ, कोई भी सीएक्सओ बनना चाहते हो, इट इज डेफिनेटली वैल्यूएबल फॉर यू टू डू एन एमबीए, क्योंकि आपकी करियर प्रोग्रेशन बहुत फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफस्टाइल के बारे में। तो आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होगा, आप फॉरेन ट्रिप्स पे जाओगे, अगर आपको ब्रांडेड चीजें पसंद है तो आप कोई भी चीज खरीद भी सकते हो, लेकिन आपका वर्क लाइफ बैलेंस इज अ ट्रिकी थिंग, वो मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट अदरवाइज आपकी लाइफस्टाइल काफी अच्छी रहेगी। फाइनल पॉइंट जिसकी हम बात करेंगे दैट इज रिगार्डिंग योर पर्सनल ग्रोथ। तो सबसे पहले तो आपके थिंकिंग पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज आता है, आप बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से सोचने लगते हो आफ्टर एमबीए, थैंक्स टू आवर ऑल केस प्रॉब्लम्स जो हम सॉल्व करते रहते थे। दूसरा, आप बहुत होलिस्टिकली सोचते हो जैसा कि मैंने बताया, और उसका कारण ये है क्योंकि क्लासरूम में जो डाइवर्सिटी होती है, लोग अलग अलग फील्ड से आए होते हैं, अलग अलग जॉब से आए होते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप हमेशा बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को सोच के डिसीजन लेने वाले बन जाते हो। अनदर वैल्यू एड टू योर पर्सनल ग्रोथ इज कि आपके कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स काफी इंप्रूव हो जाते हैं। आई वुड रियली लाइक टू थैंक अ लॉट ऑफ माई बैचमेट्स जिनसे मैंने कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग बहुत इंस्पिरेशन ली है, एंड आई हैव इंप्रूव्ड माय कम्युनिकेशन स्किल्स आफ्टर लुकिंग एट देम। तो ये तो था कि एमबीए किसको करनी चाहिए बेसिस 4 फैक्टर्स। दो बहुत छोटे से पॉइंट्स हैं कि किसको एमबीए डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। पहला, अगर आप अपने करियर को लेके कंफ्यूज्ड हो कि आपको लाइफ में करना क्या है और आप जस्ट कुछ करना चाहते हो, आपको तब एमबीए नहीं करनी चाहिए। आपको पहले कॉर्पोरेट एक्सपोजर लेना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि कंपनीज में होता क्या है, सो दैट आप लाखों रुपए बर्बाद करने से पहले बच जाओ। दूसरा, एंड विच इज अ वेरी फनी पॉइंट, अगर आपको शादी से बचना है या फिर कि आपको शादी करने के लिए एक पार्टनर को ढूंढना है, तब भी आपको एमबीए नहीं करनी चाहिए। ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोग एमबीए इसलिए भी करते हैं। सो मेक श्योर इन 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना। उसके अलावा जो इनपुट्स मैंने शेयर किए हैं दैट विल हेल्प यू डिसाइड whether you are a good fit for MBA or not, and I truly hope that this video helps you. Thank you so much for watching this guys, and see you the next time.